वेलकम फ्रेंड, युक्ति आईएएस पर आप सभी लोगों का स्वागत है। आज 18 जनवरी है तो दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण न्यूज़पेपर में आप लोगों के पीटी, मेंस और इंटरव्यू और कौन-कौन से न्यूज़ को कवर किया गया है, जो यूपीएससी और स्टेट पीसीएस एस्पिरेंट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ जितने भी आप लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम फिल करते हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट को या स्टेट गवर्नमेंट, उससे रिलेटेड पीटी फैक्ट क्या है उस पर भी हम लोग नज़र डालेंगे। आगे बढ़ने से पहले आप लोग युक्ति आईएएस का यूट्यूब चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ शेयर भी कर सकते हैं और कमेंट सेक्शन में आप महत्वपूर्ण सुझाव के साथ साथ जो भी प्रश्न पीटी के पूछे जाते हैं उसका मैसेज ड्रॉप वहां कर सकते हैं, आंसर दे सकते हैं। इसके अतिरिक्त युक्ति आईएएस के ऐप पर एक कम्युनिकेशन ग्रुप बनाया हुआ है, आप वहां भी अपना मैसेज फॉरवर्ड कर सकते हैं, पीडीएफ बनाकर वहां फॉरवर्ड कर सकते हैं ताकि हमारी टीम आपके प्रश्नों का जवाब दे सके। युक्ति आइज पर बहुत से टेस्ट सीरीज चलाए जा रहे हैं, जो भी आने वाले एग्जाम है उससे रिलेटेड आप लोग जरूर टेस्ट सीरीज में शामिल हो सकते हैं। लो प्राइस पर बहुत बेहतर तरीके से चीज़ों को कवर किया गया है, तो एक बार विजिट करके जरूर देखिए। साथ ही साथ क्लासेस चल रही हैं, उसे भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, देख सकते हैं, सभी चीज़ें उपलब्ध हैं। इसके अतिरिक्त मेंस का आंसर राइटिंग प्रारंभ हो चुका है, इसके मॉड्यूल बन चुके हैं, तो आप लोग इसके लिए भी शामिल हो सकते हैं। अगर किन्हीं को क्यूरी है तो दिए गए नंबर से आप बात कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में नंबर दिया रहता है और हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, वहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं आप लोग। रात को डेली 10:30 में आपको स्टैंडर्ड क्वेश्चन के साथ आप लोगों को क्विज चलाया जाता है, टेलीग्राम क्विज, तो आप उसमें भी भाग ले सकते हैं। ये सभी के लिए ओपन है, तो आप लोग टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन कर ले, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। चलिए, इस सीरीज में हम लोग बात करते हैं। शुरुआत में आप लोग को पता है, शुरुआत की गई है 2 प्रश्नों के साथ। आप लोगों को पहले दैनिक जागरण प्रारंभ होता है, लगातार प्रश्न सभी लोग दे रहे हैं, कमेंट सेक्शन में आप लोग देने का प्रयास कीजिएगा, हमारी टीम वहां आपको आंसर जरूर देगी। आज के प्रश्न में है दैनिक जागरण न्यूज़पेपर एनालिसिस के प्रश्न सीरीज 18 जनवरी का। देखते हैं क्या है उसमें। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF, इसकी चर्चा मैं कितनी बार दफ़ा आप लोग दैनिक जागरण न्यूज एनालिसिस में किया हूँ मुझे भी नहीं पता है, पर इतना ज़रूर है कि इसके सारे पॉइंट आप लोग को पता होना चाहिए, क्योंकि इस तरीके से कवर किया गया है। इसके संबंध में कौन सा कथन सत्य है पूछा जा रहा है, तो ऑप्शन ए, कथन 1 है कि ब्रुसेल्स जो वर्ष 1989 ब्रुसेल्स का G27 शिखर सम्मेलन के दौरान इसको स्थापित किया गया था, FATF को, अर्थात फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स को। पहला दिया कथन। दूसरा, 2001 में भारत इसका सदस्य बना, अर्थात FATF का सदस्य भारत कब बना? 2001 में। ये दोनों कथन दिया गया है। ऑप्शन हम लोग देख लेते हैं। कथन ऑप्शन ए है केवल ए, केवल 2, न तो ए न तो दो, और ऑप्शन डी में उपरोक्त सभी। इसका सही उत्तर क्या होगा आप लोग आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा, ताकि आप चीज़ों को समझ सके, उसका उत्तर दे सके और छोटी छोटी चीज़ों को कवर कर सके। क्वेश्चन फिर से देख लीजिए। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? वर्ष 1989 में ब्रुसेल्स के जी शिखर सम्मेलन के दौरान सम्मेलन द्वारा स्थापित किया गया था और 2001 में भारत इसका सदस्य बना था। दूसरा क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पर व्यापक समझौता, जिसे शॉर्ट फॉर्म में CIIT कहा जाता है, कि निम्न में से किस वर्ष अपनाया गया था? अर्थात अंतर्राष्ट्रीय आतंक पर जो व्यापक समझौता किया गया विभिन्न देशों के द्वारा, वो किस वर्ष किया गया था? वर्ष 1996, 2001, 2010, 2015। तो आप लोग सही उत्तर आप लोग दे सकते हैं, कमेंट सेक्शन में इसका उत्तर दीजिएगा ताकि चीज़ों को कवर किया जा सके। देखिए, आपके पहले पेज में ही एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, जिसमें आप लगातार इससे प्रश्न आपको पूछा जाता है, आतंकवाद से संबंधित। अब भारत सरकार का प्राथमिकताओं में यह शामिल है, विदेश नीति के प्राथमिकताओं में शामिल है। तो यूपीएससी के जीएस पेपर 3 के वैश्विक चुनौतियों के संदर्भ में ये प्रश्न आपको पूछ सकता है। इसी का बहुत सा पार्ट है, जैसे FATF जो है वो जीएस पेपर 2 में आएगा, तो बहुत से इसके पार्ट है। पेपर 2 और पेपर 3 दोनों जगह कवर करता है। तो क्या करना आप लोगों को, अपने पीसीएस एस्पिरेंट जो भी हैं, स्टेट पीसीएस, वो अपने जीएस के पेपर से टैली कराएंगे इस टॉपिक को, वैश्विक चुनौती, जहां पर आतंकवाद और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे हैं, उसमें आप टैली करके न्यूज को कवर कर सकते हैं। इसी में देखिए, पाक की मक्की वैश्विक आतंकी घोषित हुआ है, इसको घोषित किया गया है। बड़ी कूटनीतिक जीत इसे सफलता मानी जा रही है। और जो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का जो सिक्योरिटी काउंसिल है, उसने क्या किया है,
लश्कर-ए-तौयबा के आतंकवादी अब्दुल रहमान मक्की को अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादियों की सूची में शामिल कर लिया है। कौन है यह मक्की? मक्की याद रखिएगा, जो संस्थापक है लश्कर-ए-तौयबा का, वो हासिफ सईद का करीबी रिश्तेदार माना जाता है और ये बहुत से आतंकवादी घटनाओं में शामिल रहा है। और पिछले जो 4 और आतंकवादियों पर चीन नहीं होने दे रहा है फैसला, जिसमें पिछले वर्ष मक्की के अलावा जैसे मोहम्मद के आतंकी अब्दुल रऊफ, असगर, लश्कर ए के 3 आतंकवादी साजिश मीर, साजिश मोहम्मद और तुल्हार शहीद हाजिफ सईद का जो बेटा है के खिलाफ भारत ने प्रस्ताव आपको सुरक्षा काउंसिल में किया है। और सुरक्षा काउंसिल की तरफ इसके बारे में आप लोग को कितना बार दैनिक जागरण न्यूज एनालिसिस में कवर किया हूँ, आप लोग को भी पता है। कमेंट सेक्शन में आप इसके बारे में बता सकते हैं क्वेश्चन, कुछ प्रश्नों का उत्तर। जैसे संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य कौन कौन है, इसके वर्तमान अस्थायी सदस्य कौन कौन है और कौन कौन है, जिससे 10 संख्या होती है ना अस्थायी सदस्यों की संख्या, इस वर्ष 2022 के लिए कौन कौन चुना गया है और इनका कार्यकाल कब तक है, ये आप लोग इसको कम से कम कवर करिएगा। इस सब तो पहले भी हम लोग न्यूज़ कवर कर चुके, इतना तो आप लोग को करना ही होगा। सिंपल सा फॉर्मेट होता है, गूगल पर सर्च कीजिएगा संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य। अस्थायी सदस्य तो सभी को पता होता है, अस्थायी सदस्य के बारे में आप उनके कार्यकाल के साथ कौन सा देश कब तक इनका कार्यकाल है, एक बार एक नज़र रख लीजिएगा। कमेंट सेक्शन में उत्तर उसका जरूर दीजिएगा ताकि चीज़ें कवर किया जा सके। अब बात है यहाँ की, ये क्यों इतना इम्पोर्टेंट हो जाता है भारत की दृष्टि से और सुरक्षा परिषद के फैसले पर क्या असर होगा? बहुत से असर देखने को मिलेंगे, दूरगामी परिणाम। जो लगातार भारत इस मुद्दे पर आतंकवादी, वैश्विक आतंकवादी को स्पष्ट करने के लिए जो गोलबंदी कर रहा है भारत, उसमें कुछ न कुछ सफलता दिखती है। साथ ही साथ पाकिस्तान को भी इससे सबक लेनी चाहिए। लगातार ऐसी चीज़ें उभर कर सामने आ रही है जो एक स्वतंत्र राष्ट्र के लिए उचित नहीं है, उचित नहीं है। पर पाकिस्तान की नीतियों में अगर ये शामिल हो चुका है तो ये समस्या कहीं विकट उसकी आम जनता को होगी। जहाँ पर हाल ही में आप देखते होंगे राजनीतिक अस्थिरता और महंगाई, अर्थात आप समझ सकते हैं 3 हफ्ते का वहाँ पर आपको विदेशी मुद्रा बचा हुआ है, अर्थात पाकिस्तान व्यापार कर सकता है विदेश से 3 हफ्ते तक केवल। अगर पैसे अरेंजमेंट करता है तो उसका देश बैंक करप्ट हो जाएगा, अर्थात उसके बाद मनी लेस देश हो जाएगा। तो 3 हफ्ते का बचा हुआ है, फिर भी अगर इस प्रकार के आतंकवादी गतिविधियों को पनाह दे रहा है, अपनी नीतियों को बदल नहीं रहा है, तो बहुत से दूरगामी परिणाम पाकिस्तान के संदर्भ में झलकने वाले हैं, विदेश नीति के संदर्भ में झलकने वाले हैं। और साथ ही साथ देखिए क्या होगा उसके बाद। ये भारत के सीमा के लिए तो समस्या तो होगा ही, वैश्विक तौर पर भी ये समस्या लेकर आएगा। क्योंकि जब कोई देश, कोई राष्ट्र, कोई क्षेत्र अगर असंगठित हो जाता है या असुरक्षित हो जाता है, उसका प्रभाव है ना बहुत दूर तक जाता है। अर्थात लोग अब है ना संस्था को डायरेक्ट चुनौती देंगे, अब इसमें लाभ आतंकवादी लोग भी लेगा। तो एक संगठित सरकार होनी बहुत जरूरी है किसी भी देश में। तो इस संदर्भ में यह बहुत जरूरी हो जाता है कि आने वाले समय में पाकिस्तान अपनी वैदेशिक नीति में चेंज जरूर करे, नहीं तो समस्याएं विकट होने वाली। सामूहिक जवाबदेही तय करना बहुत जरूरी हो गया है। इसी के संदर्भ में इन सब चीज़ों को देखने की जरूरत है। हालांकि हम लोग कितना भी बोल ले, वैश्विक संगठन कितनी भी बोल ले कि आप इस सब चीज़ों को बंद करिए, पर एक होता है ना, हमने खुट्टा यहीं गाड़ दिया है, अब हम इसे आगे न पीछे किधर भी हिलेंगे नहीं। मैंने यहीं खुट्टा गाड़ा, मुझे इसी से हमारी रणनीति चलनी है, राजनीति करनी है। तो समस्या है अब वहाँ की। आप सोच सकते हैं आटा, दाल, चावल का भाव कितना बढ़ गया, फिर भी उनको अगर आतंकी पनाहगारों को आतंकी पनाह को देना है, पनाहगार देश बनना है, तो समस्या और भी विकट आने वाले समय में होने वाली है। भारत और अमेरिका साथ मिलकर 2022 में मिक्की को अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी सूची शामिल करने का प्रयास कर रहे थे, प्रस्ताव रखा था और यह असफल हो गया। बस इसके मायने ये आप समझिएगा, कुछ संगठन थे जहां पर आतंकवादी लोगों को शामिल किया गया था, उसको प्रस्ताव रखा गया यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में और उसे आतंकी घोषित। अब इसके हम लोग पीटी प्लस मेंस और इंटरव्यू ओरिएंटेड बातों को कवर करेंगे। तो सबसे पहले याद रखिएगा, जब भी इस प्रकार की घटनाएं आएंगी या इस प्रकार का न्यूज आएगा तो इस संस्था का नाम जरूर आएगा, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद आतंकवाद निरोध समिति का। इस पर मैं पहले भी चर्चा किया, काउंटर टेररिज्म कमेटी की चर्चा मैं पहले भी किया हूँ, CTC।
याद रखिएगा, इस संस्था का नाम जरूर आएगा। तो याद रखना है मेंस और इंटरव्यू में, तो जब भी अगर आपका इंटरव्यू चल रहा है उससे पहले इस संस्था को जरूर पढ़ के जाइएगा, नहीं तो समस्या आपको इंटरव्यू हॉल में मिल जाएगी। तो इसके लिए क्या करना है, याद रखना है अमेरिका 9/11 की घटना हुई थी, ध्यान रखिएगा। उसके मद्देनजर उसी के परिप्रेक्ष्य में 28 सितंबर 2001 को सर्वसम्मति से अपनाया गया तकनीक या विधि है जिसके तहत सुरक्षा परिषद प्रस्ताव द्वारा स्थापित किया गया। एक सुरक्षा प्रस्ताव था 1337, याद रखिएगा, ऐसे अमूमन इसको याद नहीं रखना, ध्यान में रखना है, 1337 था, जिसके प्रस्ताव के संदर्भ में इस समिति का गठन किया गया था और इसका हाल ही में बैठक आपको भारत में हुआ है। तो क्वेश्चन में बताइएगा कहाँ पर भारत में हुआ, किस स्थान पर हुआ था। याद होगा मैं आपको उस दिन चर्चा भी किया था, आतंकवाद जो सुरक्षा परिषद का जो आतंकवाद निरोध समिति उसकी बैठक भारत में कहाँ हुई थी, उसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे। आपको प्रश्न का उत्तर कमेंट सेक्शन में दे देना है। नेक्स्ट है, समिति द्वारा स्थापित संकल्प के माध्यम से निगरानी का काम सौंपा गया जिसमें देश के राज्य अर्थात घरेलू स्तर पर, राज्य के स्तर पर मान लीजिए कोई देश है उसके राज्य के स्तर पर, वैश्विक आतंक विश्व के स्तर पर, विश्व में कहीं भी चल रहा है आतंकवाद की घटनाएं विश्व के किसी भी देश में, वहां पर मुकाबला करने के लिए अपनी कानूनी संस्थागत क्षमता के साथ बढ़ने का उद्देश्य से इसको उपाय लगा। अब ये इसलिए किया गया, इस समिति के माध्यम से क्या करेगा, किसी देश में या पाकिस्तान हो, चीन हो या अन्य देश कोई भी हो सकता है, उसके अंदर या उसके बाहर किसी देश के क्षेत्र में है, तो ये आतंकवादी गतिविधियों को कंट्रोल करने के लिए एक मानक तय करता है, एक प्रस्ताव लाता है जिसको जो संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देश है ना उसको एकजुट करता है, गोलबंदी करता है, ताकि जो आतंकवाद की घटनाएं हैं वो संस्थागत घटनाएं हैं सबको रोका जा सके और जवाबदेहिता तय की जा सके। अब याद रखिएगा यहाँ पर CTC मुद्दे क्या, शामिल मुद्दे अर्थात इस संस्था में जो आतंकवादी समिति है उसके मुद्दे क्या, उसमें शामिल क्या तथ्य है, इसे याद रखिएगा। वित्त पोषण का अपराधीकरण करना, आतंकवाद के कृत्यों में शामिल व्यक्तियों संबंधित किसी भी धन का जमा करना से संबंधित कार्य को रोकने से संबंधित है। जो किसी प्रकार का वित्त पोषण हो रहा है उसको भी इसी प्रकार के FATF का भी कार्य है, पर दोनों की प्रकृति चेंज है, याद रखिएगा। उस दिन भी मैंने आप लोगों को चर्चा किया था। तो आतंकवादी समूह जो है किसी प्रकार का वित्तीय सहायता से इनकार करने जैसी स्थिति को लाना अर्थात किसी प्रकार का वित्तीय सहायता कोई देश न दे, इसके लिए यह कमेटी बार बार प्रयासरत रहती है। साथ ही साथ आतंकवादियों के लिए सुरक्षित जो आश्रय गृह है उसको है ना चिन्हित करना, उसके संदर्भ में निर्णय लेना है, UN के यूनियन सिक्योरिटी काउंसिल में उसके लिए प्रस्ताव से संबंधित जो भी प्रक्रिया होगी उसको क्या करेगा, यही समिति क्या करेगी सॉरी, यही जो समिति है वो क्या करेगी, इसके लिए सारे क्रियाकलाप, कागजी कार्रवाई और जो भी संबद्ध सूचनाएं होगा एकत्र करेगा, उसको सूचित करेगा UN सिक्योरिटी काउंसिल को, ठीक है। उसके आगे आतंकवादियों के लिए सुरक्षित आश्रय गृह के जो भी देश है उसको क्या करेंगे, उसको चिन्हित करके हुए आगे बढ़ेंगे, जैसे पाकिस्तान को किया जाता है और भी देश को किया जाता है, तो ये तय करेगा। साथ ही साथ जीविका और समर्थन जो देते हैं प्रावधानों को रोकना, बहुत से देश इसको जीने के आश्रय देते हैं, बहुत से आश्रय हो सकते हैं जीविका के लिए, वो मादक पदार्थ भी होते हैं और भी संतलिप्तता अलग अलग देखने को मिलती है, इन सब चीज़ों को ध्यान में रखना ये काम करेगा। मेन मुद्दा यह समझिए, जितने भी आतंकवाद से संबंधित गतिविधि है, विकास है और उससे संबंधित कार्रवाइयाँ हैं, उसके लिए आप ये संस्था जवाबदेह होकर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में अपने प्रस्ताव को शामिल करता है और सभी देश जो संबद्ध देश है उसको एकजुट करता है। यहाँ तक क्लियर। अब नोट याद रखिएगा, मैंने यहाँ बता भी दिया है, नोट याद रखिए 5 अस्थायी सदस्य कौन कौन है, चीन, फ्रांस, रूसी संघ और उसके बाद यूनाइटेड किंगडम और आपको संयुक्त राज्य अमेरिका। रूसी संघ कहने का मतलब है रूस, इसको पहले रूसी संघ के रूप में ही जाना जाता था पर टर्मिनोलॉजी यूज किया जाता है यही, इसलिए इसके जगह पर आप लोग रूस याद रखिएगा, रूस, ठीक है। शुरुआती दौर से ही नाम जो चल रहा है मैं उसी को इंक्लूड कर दिया, इसलिए कंफ्यूजन नहीं होना है कि रूसी संघ पहले का था, 1991 की पहले की स्थिति थी, वर्तमान में रूस, इसको समझिएगा। चलिए, गैर अस्थायी सदस्य महासभा के 2 साल के कार्यकाल के लिए चुने जाते हैं, प्रत्येक 2 वर्ष के बाद इनकी पुनर्गठन होता है। तो याद रखिएगा, आप इसका ही आपको आंसर देना है क्वेश्चन में।
कि अस्थायी सदस्यों में वर्तमान में कौन कौन से सदस्य हैं, उनका कार्यकाल कब तक है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे, भारत ने CTC पर विचार के 5 बिंदु कौन कौन से, जिस पर मुख्य रूप से वो बात करता है। एक क्वेश्चन का उत्तर और दीजिएगा, भारत का जो संयुक्त राष्ट्र में अभी अस्थायी सदस्य कौन, अस्थायी जो प्रतिनिधि है वो कौन है, आप लोग इसका भी उत्तर दीजिएगा। इस प्रकार के प्रश्न BPSC स्टेट PCS के एग्जाम में देखने को मिल जाता है, तो आप लोग इसे जरूर बताइएगा। चलिए, आतंक वित्त पोषण का मुकाबला करने के लिए प्रभावी नियंत्रण प्रयास करेगा भारत। इस CTC के जो CTC के मुद्दे, उसी तरीके के मुद्दे भारत ने भी तय किए हैं ताकि दोनों एक दूसरे से कोऑर्डिनेशन काम कर सके। संयुक्त राष्ट्र के समान प्रयासों को वित्तीय कार्रवाई बल है FATF के समन्वय और प्रयोग की बात करता है, अर्थात इसके संदर्भ में भी CTC को सूचीबद्ध करेगा और कार्य गतिविधि करेगा भारत। एक जो मुद्दा FATF का है वही मुद्दा आपको CTC में भारत रखता है। साथ ही सुरक्षा परिषद प्रतिबंध व्यवस्था राजनीतिक कारणों के अप्रभाव न हो, इस प्रकार के रणनीतिक पहल करता है, अर्थात जो भी प्रतिबंध लगाए जाते हैं उसके लिए राजनीतिक कारकों के अप्रभावी न, अर्थात गुटबंदी ऐसा न कर ले अन्य राष्ट्र की, हाँ आतंकवादी, मान लीजिए मक्की को आतंकवादी घोषित किया गया, अब इसके विरोध में 2-3 राष्ट्र जरूर खड़ा होंगे, पाकिस्तान खड़ा होगा, चीन खड़ा होगा, और भी देश खड़ा हो सकते हैं। इसको गोलबंदी करेंगे कि हम इस प्रकार के, जैसे इन लोगों को, जो अन्य और लोग हैं जिसको बार बार आतंकवादी समूह घोषित करने का, आतंकवादी लोग घोषित करने के लिए बात की जाती है भारत और अन्य राष्ट्रों के द्वारा, तो क्या होता है, गोलबंदी किया जाता है ना चीन के द्वारा, इसको समय मांगा जाता है ताकि उस पर कुछ काम किया जा सके, उसको सुधारा जा सके, इस लिस्ट से बाहर किया जा सके, बहुत सी चीजें की जाती है। अगर उस प्रकार की प्रक्रिया को अप्रभावी करने के लिए ये काम करेगा भारत। साथ ही साथ अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और आतंकवादियों के उनके प्रयोजकों के खिलाफ ठोस कार्रवाई करेगा। जितने भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसके लिए सहयोग का कार्य करते हैं, संगठन हो, एजेंसी हो या कोई और भी हो, उसके लिए क्या करेगा, कोई ठोस कार्रवाई करेगा, रणनीति तय करेगा और उसके साथ CTC के साथ आपको मिलकर काम करेगा भारत। इसके बाद एक और अगला बिंदु है, जो अंतर्राष्ट्रीय संगठित अपराध है, जैसे हथियार है, अवैध मानक है या तस्करी है, बहुत सी चीजें होती है, मानो ट्रैपिंग होता है, उसके साठगांठ को तोड़ना है इसके संदर्भ में, ताकि आतंकवाद को मिलने वाला जो पैसा है, वित्त, उसके बाद मानव संसाधन, अगर आतंकवाद को प्राप्त हो रहे उसको कहीं न कहीं ब्रेक किया जा सके, उसे रोका जा सके। ये 5 बिंदु के साथ भारत CTC पर काम करता है, ध्यान रखिएगा। बस टर्मिनोलॉजी याद रखिएगा, वित्त पर काम करेगा, FATF के समन्वय का प्रयोग का काम करेगा, राजनीतिक प्रशय को रोकेगा, आतंकवादी और प्रयोजकों को ठोस कार्रवाई करेगा, लास्ट में करेगा क्या, संगठित अपराध के संदर्भ में भी भारत काम करता है। तो आप इसको ऐसे भी आप लोग बना सकते हैं, डायग्राम अगर बनाना हो, CTC में भारत, इसको 5 टर्मिनोलॉजी में आप बांट सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो भी बात यहाँ पर है ऐसे आप लिख सकते हैं, आप इस तरह का डायग्राम बना सकते हैं। चलिए नेक्स्ट है, भारत द्वारा उठाए गए मुद्दे क्या क्या रहे हैं अभी तक, याद रखिएगा। आतंकवाद या सुरक्षा काउंसिल जो बात होती है, यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल, उसमें जो बात की जाती है, इससे रिलेटेड आपको मैंने 12 फरवरी 2022 के न्यूज में मैंने आपको भारत में जितने भी आतंकवादी घटनाएं हुई हैं उससे रिलेटेड, भारत के राष्ट्रीय और वैश्विक स्तर पर जो कार्य किए गए उससे रिलेटेड वीडियो को मैं कवर किया हूं। तो क्या करना है, 12 फरवरी का आप लोग 2022 का वीडियो देख लेना, जो लोग नहीं देखे हैं जाइएगा प्लेलिस्ट में, 2022 के दैनिक जागरण न्यूज एनालिसिस 2022 के लिस्ट में जाइएगा, वहां पर आपको 12 फरवरी में स्क्रॉल करके पहुंचिएगा और आपको यहाँ 12 फरवरी 2022 के न्यूज में आपको ये टॉपिक अवेलेबल होगा, जहां पर भारत में जितने भी महत्वपूर्ण आतंकवादी घटना हो, जिससे भारत के साथ साथ वैश्विक रूप से चीजों को असर छोड़ता है, उस पर चर्चा की गई है। भारत का राष्ट्रीय स्तर पर क्या क्या कार्य गतिविधि है, कौन कौन सा संगठन गठित किए गए, सभी पर चर्चा वहां किया गया, तो आप लोग जाके देख सकते हैं। चलिए अब बात करेंगे भारत द्वारा उठाए गए मुद्दे क्या क्या रहे हैं आतंकवाद के संदर्भ में। नए रिलिजियोफोबिया अर्थात धार्मिक भय का उदय के संदर्भ में ये बातें की जाती रही है, जैसे यह धार्मिक विश्वास और धार्मिक लोगों या धार्मिक संगठनों के प्रति विवेकहीन या आसक्तिपूर्ण भय की चिंता के संदर्भ में स्पष्ट करता है भारत, क्योंकि ये खास वर्ग के द्वारा, खास धर्म, खास वर्ग के द्वारा ऐसा चीजें की जा रही है। तो कहीं ना कहीं ये चीजें, देखिए बात यहाँ मैंने याद होगा आप लोगों को, मैं कुछ दिन पहले ही बताया था, जब कुछ धार्मिक मुद्दा उठे थे,
तो मैंने न्यूट्रल तौर पर आपको मैंने बताया था ना कि कोई भी धर्म खास हो, अगर उसकी मंशा लगातार ऐसी हो जाएगी ना, तो वैश्विक तौर पर क्या होगा, लोगों का है ना लोगों का जो आम राय है ना वो बदलने लगता है। मैंने वहां पर एग्जाम्पल दिया था, विश्व का कोई भी देश का व्यक्ति अगर अमेरिका जाएगा तो उसको समान प्रक्रिया के साथ एयरपोर्ट पर उसे चेकिंग होता है, पर जैसे ही पाकिस्तान का कोई पब्लिक जाएगा, नागरिक जाएगा, यहाँ तक कि वह पीएम के कपड़े उतारे गए थे, तो सोच के देखिए उस राष्ट्र की दुर्दशा किस हद तक चली गई है कि उस राष्ट्र के पीएम तक के चेकिंग की जाती है, तो आम पब्लिक की क्या बात की जाएगी। तो मैंने वहाँ बताया था, आप लोग को टर्मिनोलॉजी बताया था कि अगर आप कोई भी धर्म से रिलेटेड क्यों ना हो, अगर भारत भी मान लीजिए ऐसा करेगा तो भारत के लोगों के साथ भी ऐसे ट्रीट करेगा वर्ल्ड, और भारत इस कार्यों में संदर्भ में वही भारत, देखिए वही भारत के मुस्लिम हैं और वही पाकिस्तान के मुस्लिम हैं। हाँ, भारत में कुछ ऐसे मुस्लिम वर्ग है जहाँ जो जाते हैं अन्य देशों में तो इस प्रकार के ट्रीटमेंट, कभी कभी ऐसी घटनाएं घट जाती है जिस पर संदिग्धता देखने को मिलती है, पर जैसे ही भारत इस पर अपना पक्ष रखता है तुरंत वो बैकआउट हो जाते हैं विश्व की अन्य एजेंसियां, एयरपोर्ट एजेंसियां या कहीं भी। पर पाकिस्तान में ये पूरी जांच प्रक्रिया जब तक नहीं होगी तब तक वो उसे छोड़ा नहीं जाए, क्यों ना आप प्रधानमंत्री भी कॉल कर देगा वहां का, तो वहां की सुरक्षा एजेंसियां किसी भी प्रकार की चिंताओं से उसको छोड़ेगी नहीं, क्योंकि रीजन उसके पीछे यह है कि उसने झेला है 9/11 को, ठीक ना, या कोई देश इसके बाद है ना सजग हो गया है। तो ये चीज समझने की जरूरत है, आइसोलेशन के दौर से गुजर ना पाए इस स्थिति को समाप्त करने के लिए भी बहुत जरूरी है कि हम एक न्यूट्रल व्यू को जरूर डेवलप करें, वो खास धर्म क्यों ना हो किसी देश का, हमको ये समझने की जरूरत है। और व्यक्ति विशेष देखिए, अब ऐसा होता है कि आतंकवाद के मुद्दे पर है ना, आतंकवाद के मुद्दे पर विश्व में अलग अलग राष्ट्रों के अलग अलग राय है, ठीक ना, एक गुड टूरिज्म एक बेड टूरिज्म है, धर्म के आधार पर अलग अलग राय है। और जो धार्मिक विशेष जो देश है जैसे पाकिस्तान है और इंडोनेशियन देश है या और भी देश जो भी है, फिलीपींस देश, सारे जो है जहाँ पर बहुल देश है मुस्लिमों का या फिर अरब कंट्रियों में, वहाँ पर भी आतंकवाद और आतंकवाद से संबंधित जो मुद्दे अलग अलग है। तो यहाँ पर समझिएगा चीज़ों को, अगर हम डिफाइन नहीं करेंगे समस्या आपको ऐसे ही आने वाली आएगी और आतंकवाद का लगातार लोग शिकार होता रहेगा। कोई बड़े कि कभी 9/11 के मामले में, कोई दिल्ली संसद, कोई पठानकोट, कोई ऐसे ऐसे बहुत से मामले में, यहाँ तक कि पाकिस्तान में भी आपको आतंकी घटनाएं होने लगी हैं। आपको हाल याद होगा कुछ वर्ष पहले ही सैनिक, वहाँ के जो पाकिस्तान के सैनिक विद्यालय थे उस पर अटैक किया गया था, वहाँ पर मासूम बच्चों को मार दिया गया था। तो सोच के देखिए, खुद पाकिस्तान इसका झेल रहा है धार्मिक उन्माद के संदर्भ में, क्योंकि वहाँ पर जिहाद जैसे कॉन्सेप्ट को डेवलप किया गया। और जिहाद का मूल स्वरूप क्या है आप सभी को पता, मैंने बताया भी था। मूल स्वरूप इसका जिस रूप से स्टार्ट हुआ था वो स्वरूप कहीं ना कहीं खो दिया और धार्मिक असहिष्णुता के संदर्भ में चीज़ें और भी बढ़ गई। तो ये चीज़ें समझने वाली बात होगी, बाकी चीज़ें तो हम और भी बातें कर सकते हैं, पर न्यूट्रल व्यू यही समझना है कि हम एक वैश्विक समाज में वैश्विक सभ्य तरीके से रहना पसंद करते हैं, लोकतांत्रिक स्वरूप को अपनाकर रहना चाहते हैं, जहाँ पर प्रत्येक व्यक्ति प्रत्येक के साथ है ना समान व्यवहार करने का प्रयास करता है। वहाँ पर असामान्य कोई भी प्रकृति आएगी वो उसका विरोध होगा। तो यहाँ तो लोगों को डायरेक्ट भय ही दिखा के, अब सोच के देखिएगा चीजें आप किस और लेकर जा रहे हैं विश्व के सारे देश। अब भारत के मुद्दे यहाँ पर मैंने आपको बताया, उसका आतंकवाद का वर्गीकरण करता है भारत, बोलता है कि आप है ना सभी देश क्या करते हैं, गुड टेररिज्म और बैड टेररिज्म के संकल्पों को समाप्त करने पर जोर देता है भारत। बोलता है कि वर्गीकरण मत करो आतंकवाद का, आतंकवाद केवल आतंकवाद है, न कि उसके लिए गुड टूरिज्म होगा न कि बेड टूरिज्म होगा। जैसे आपको अफगानिस्तान के मामले में जब अमेरिका वहां पर था तो वहां का जो टेररिज्म था बेड टेररिज्म था। जैसे ही अमेरिका वहां से बाहर निकलता है अपने कुछ खास मंशाओं के संदर्भ में, बहुत से मंशा उसके थे, उसके पीछे मैंने चर्चा भी किया था, वो जब ड्रॉप आउट करता है वहां से अमेरिकी भूमि, अफगानिस्तान की भूमि से, तो वही टेररिज्म गुड टेररिज्म हो जाता है, उसके साथ मंच साझा करता है और बोलता है तुम बहाल करो। और वर्तमान में स्थिति आप देख सकते हैं,
तो यहाँ पर गुड टेररिज्म और बैड टेररिज्म का जो कॉन्सेप्ट है वो भी राष्ट्रों के द्वारा ना समाप्त करना होगा। टेररिज्म टेररिज्म है, बंदूक के आधार पर कभी भी लोकतांत्रिक स्वरूप को प्राप्त नहीं किया जा सकता है। ये चीजें आपको समझनी चाहिए। और लोकतांत्रिक स्वरूप को हम कितना भी गंदा कहें, उसका आलोचना कर ले, वो किसी भी अधिकतर हद तक जाकर लोगों के साथ व्यवहार, समान व्यवहार को डेवलप करता है। अब मान लीजिए हम किसी भी देश में साम्यवादी देश की बात कर ले, या कोई ऐसा देश जो इस प्रकार टेररिज्म के आधार पर डेवलप किया गया, उससे संगठित किया गया है बंदूक के आधार पर, वहां पर हम समानता की बात कर सकते हैं। सोच के देखिएगा, अगर कर सकते हैं तो सबसे पहले तो यही लोग ना अपनाएगा। और इसके नेचर में नहीं है, डीएनए में नहीं रहेगा समानता, लोकतांत्रिक अधिकार जो भी होंगे, लोकतांत्रिक अधिकार जैसे बहुत से हैं, तो आप उसको समझिएगा। पर जितने भी है, इसी के लिए बात करता भारत कि आप गुड टेररिज्म और बैड टेररिज्म के कॉन्सेप्ट को अलग करिए। उसके बाद याद रखिएगा 2021 में आयोजित 13वें ब्रिक्स सम्मेलन जो हुआ था आपको, उसमें ब्रिक्स आतंकवाद विरोधी कार्य योजना की योजना बनाई गई थी। भारत उसमें सहयोग दिया था कि आतंकवाद के संदर्भ में हम बेहतर काम करने का प्रयास करेंगे। इसके बाद वैश्विक आतंकवाद विरोधी परिषद जो है, ग्लोबल टेररिज्म काउंसिल जो है, GCTC याद रखिएगा, जो आपको CTC के रूप में भी जाना जाता है आगे, द्वारा आतंकवाद के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में क्या कहता 2022 का आयोजन किया गया, जो भारत में पुनः अपने मत पर कायम है। इस सम्मेलन में भारत वही बातें बोला जो पूर्ववर्ती बातें बोलता है कि वित्त पोषण मत करो, सभी देश पनाहगार मत बनो, और गुड टेररिज्म बैड टेररिज्म फोबियोवाद को, यह जो कॉन्सेप्ट है उसको कहीं ना कहीं चीज़ों को उसका सामना करने की बात करता है। अब याद रखिएगा भारत अपने मुद्दे पर क्या कर रहा है, देश के स्तर पर क्या कर रहा है, आतंकवाद मुकाबले है जो भारत के प्रयास क्या रहे हैं वो भी आप लोग को देख लेना है। जैसे एक सेकेंड, और देखिए ये सब टॉपिक मैं पहले भी कवर कर चुका हूँ, ऐसा नहीं कि पहली बार आप लोगों को ये सब चीज़ें सुनने को मिल रही होगी, देखने को मिल रही होगी। इस पर मैं पहले भी चर्चा किया हूँ, तो उम्मीद करता हूँ आप सारी चीज़ों को कवर करते होंगे। कि नहीं कवर करते हैं? भारत के प्रयास देखिएगा, आतंकवाद विरोधी विषय मुद्दे पर भारत वैश्विक संकल्प है संयुक्त राष्ट्र महासभा में देता है, पहली समिति सर्वसम्मति से अपनाया था। उसके बाद वित्तीय कार्रवाई जो संगठन है FATF का भारत सदस्य देश रहा है, और यह उसके बाद आतंकवादी व्यापक समझौता 1946 में हुआ। यह 2000 आपको चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। आतंकवादी समझौते के साथ भारत शामिल होता है, उसमें सहयोग देता है 1996 के एक समझौता के तहत। गैर कानूनी गतिविधियां संशोधन नियम भारत में लागू महत्वपूर्ण आतंकवाद विरोधी कानून है, जिसे हम लोग UPA भी कहते हैं, याद रखिएगा। गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम संशोधन अधिनियम भारत में लागू है, जिसके तहत हम आतंकवाद और आतंकवाद से संबंधित जितनी गतिविधि है उसको परिभाषित, संचालित और नियंत्रित करते हैं। तो चीजें समझ गए, यहाँ तक समझना है। उससे पहले आपको 12 फरवरी का न्यूज एनालिसिस जरूर देख लीजिएगा, ताकि आतंकवाद से संबंधित जितने भी टॉपिक है उसको कवर किया जा सके। चलिए हम लोग बात करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक पर बात करने वाले हैं, जिसमें आपको देखिए भारत में हुए युद्ध से सीख चुके हैं सबक शहबाज जो शरीफ है, आपको पाकिस्तान के जो वर्तमान आपको प्रधानमंत्री, उनके द्वारा बहुत, ऐसे तो पहले दृष्टया में लगता है बहुत चिकनी चिकनी बातें हैं, पर इसलिए मैं आपको पाकिस्तान के संदर्भ में ये सब बातें बोलता हूँ ना। विश्व में पाकिस्तान एक ऐसा देश है ना जो उसके कथनी और करनी में बहुत अंतर है। अन्य देशों में हम लोग कुछ विश्वास भी कर सकते हैं, पर इसके बातों पर हम लोग विश्वास नहीं कर सकते। रीजन इसके पीछे यह है, अभी मान लीजिए ना, अभी कितना 10-12 बज रहा होगा, 12 बजे तक उसके PM और प्रेसिडेंट कुछ बोलते हैं, 2 घंटे के बाद उसकी आधिकारिक भाषाएं बदल जाती हैं किसी मुद्दे पर। अभी बोलेगा हम भारत के साथ समझौता करते हैं, शांति समझौता करते, सारे मुद्दे को समाप्त करते हैं। इसका PM या तो राष्ट्रपति कोई भी बोल रहे हैं, उच्च सबसे उच्च व्यक्ति है, तुरंत 2-3 घंटे बाद इसे कहीं ना कहीं इसके हैंडल से, ये PM का हैंडल हो, राष्ट्रपति का हैंडल हो, या तो विदेश मंत्रालय है, वहां से बयान आएगा। फिर वही पुरानी आलाग रापेगा, जैसे कश्मीर का मुद्दा और भी मुद्दे बहुत से हैं उसके, उस पर मैं पहले भी चर्चा आप लोग को किया हो, याद होगा। तो वैसे मुद्दे को लिखेगा, बोले जब तक इसका समाधान नहीं होगा तब तक वार्ता नहीं होगा। तो इसका मतलब क्या होता है समझते हैं? इसका मतलब यह होगा, जो केंद्र का बिंदु शक्ति है, सत्ता है और सत्ता का अभ्यास है ना,
सत्ता कोई और कर रहा है, सत्ता का अभ्यास वहां कोई और कर रहा है, साफ स्पष्ट शब्दों पर चलता है। जबकि मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझाया था ना, सत्ता और सत्ता का अभ्यास क्या होता है, यही देखिए इसका एग्जाम्पल आपको देखने को मिलेगा। सत्ता तो कोई और कर रहा है, पर वास्तविक सत्ता का अभ्यास कोई और अदृश्य शक्ति कर रहा है, जिसके एवज में ये सब चीजें निकल कर आती है। और क्या है अदृश्य शक्ति, आप लोग को बताया भी मैंने था। किस संदर्भ में अदृश्य शक्ति आपको स्पष्ट की जाती है किसी भी निर्णय को लेने के पीछे। अगर देश का निर्णय राष्ट्र प्रमुख ले रहा है सत्ता का, तो उसके पीछे अगर किसी प्रकार का मॉडरेशन हो रहा है, उसके पीछे क्या होगा, वैश्विक संगठन हो सकता है। दूसरा, अदृश्य शक्ति के रूप में उसके आंतरिक संगठन हो सकते हैं, वो किसी प्रकार का संगठन हो सकता है, एक प्रबुद्ध व्यक्ति समूह हो सकता है, संगठन हो सकता है, उस और भी बहुत से कारक आपको अदृश्य शक्ति के रूप में काम कर सकता है। कंपनियां हो सकती है, इस प्रकार के काम करती है। तो देखिए बहुत सी चीजों को समझने की जरूरत है, बात वहीं आ जाती है। फिर हम लोग घूम फिर के वहीं आ जाएंगे कश्मीर और 370 के मुद्दे पर। देखिए दुबई गए हुए थे, यूएई गए हुए थे, शायद हाँ यूएई गए हुए थे, जहां पर इनके द्वारा बातें की गई थी कि देखिए ये मुद्दे पर कहाँ गया, देखिए यूएई भारत पाकिस्तान पर बातें कर रहा था। आपस में बैठकर हम कश्मीर के मुद्दे पर बोलेंगे, पीएम के द्वारा बोला जा रहा, पाकिस्तान के पीएम के द्वारा यूएई में बोला जा रहा, भारत पाकिस्तान जो मुद्दे है उसके लिए बैठ के गंभीरता से विमर्श करें, और यूएई इसके लिए क्या करेगा, एक अहम भूमिका निभा सकता है, ऐसी कल्पना उनके द्वारा की गई थी। ठीक है, इसके संदर्भ में जैसे ही यहाँ से निकल के ये बाहर आते हैं, उसके बाद दुबई में ये टीवी चैनल में बोल रहे हैं, ठीक ना। उसके बाद कुछ घंटे बाद ही पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय से यह बयान आ जाता है, कश्मीर में दोबारा 370 को बहाल किए बगैर हम क्या करेंगे, वार्ता नहीं करेंगे, वार्ता संभव नहीं है। अब देश के पास, सोच के देखिएगा, देश के पास 3 हफ्ते का बजाय सॉरी 3 हफ्ते का बचा हुआ है, क्या बचा हुआ है, विदेशी मुद्रा। यह 3 हफ्ते तक ही केवल व्यापार कर सकता है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। अगर चीजें अभी भी इसी राह पर अड़ा रहा तो समस्याएं और भी विकट इसके साथ होने वाली है। यह गंभीर चुनौती से गुजर रहा इस दौर, फिर भी इस प्रकार के बयानबाजी क्या करते हैं, राजनीतिक दूरदर्शिता और कूटनीति के संदर्भ में कहीं ना कहीं कमजोर दिख रहा है। तो आपसे प्रश्न जरूर पूछा जा सकता है कि ऐसे क्या कारण है, तो इसको देखना है। एक देखिए केस स्टडी आपको फिर आज मिलता है भ्रष्टाचार के संदर्भ में। इस केस स्टडी को आप लोग क्या करना, राइट डाउन कर लेना है। कौन से मामले में है, तो रेलवे के पूर्व अधिकारी के ठिकानों पर मिला 17 किलो का सोना, और सोच लीजिए कितना रुपया ये हो गया, और 1.5 करोड़ रुपया की नगद मिली है। तो सोच के देखिए 17 किलो कितना हो सकता है, कितने मूल्य में, अगर हम लोग 10 ग्राम का भी लगभग 50 से 55 हजार रुपया चल रहा है रेट, तो 10 गुने पहले इसको केजी में बदलिए, उसको फिर 17 में बदलिए, तो अरबों रुपया में चला जाएगा ये रुपया। तो सोच के देखिए, इन सब चीज़ों को समझना है और आगे बढ़ना है। यह केस स्टडी के तौर पर इसे यूज़ कर सकते हैं आप लोग, क्योंकि यह सब एग्जाम्पल ही आपको वास्तविक रूप से चीज़ों को समझाएगा। उसके बाद देखिए ईवी जो रिमोट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के चुनाव फिलहाल नहीं हटेगा पीछे, यह बातें उभर कर सामने आ रही है। मैंने आप लोग को उस दिन भी बताया था कि जिस दिन रिमोट इलेक्ट्रॉनिक पहली बार लॉन्च हुआ था, चुनाव आयोग चर्चा करना चाह रहा था उस दिन मैंने आप लोग को क्या बोला था कि आने वाले समय में गतिरोध उत्पन्न होगा, सभी राजनीतिक पार्टियां इसके दूरगामी परिणाम को न देखते हुए वर्तमान स्वरूप में उनके हितों को देखेगी, अपने अपने हितों को देखेगी, उसी में चीजें उभर कर सामने आ गई। बहुत से चीजें साथ में आ रही है। कुछ मंत्रियां ऐसे बोल रहे हैं कि अभी आकलन करने, बिना देखे बिना डेमो लिए ही ये आकलन करने लगे, हम इनको लागू नहीं होने देंगे। अरे पहले चीजों को देखिए, उसके अंदर का माल क्या है, उसके अंदर का प्रोडक्ट कैसा है, और उसके बाद उसका यूजफुल लॉन्ग टर्म में हम कैसे है। आपको याद है कोई वामपंथी संगठन हुआ करता था, आपको पार्टी, जो कंप्यूटर पर कभी कभी है ना, कभी डायरेक्ट बोली थी, जब राजीव गांधी जी के द्वारा कंप्यूटर का यहाँ पर लाया गया भारत में, कंप्यूटर के चीजों को, तो उनके द्वारा बोला गया था ना, लोगों से रोजगार छीन लेगा, और उसका प्रबल विरोध किया था। और वो आज है ना, आज ऐसी पार्टी है जो अपने पहले ही सर्वप्रथम पार्टी बनी थी जो अपने ऑफिस में ना कंप्यूटर लगाया था। सोच के देखिएगा कथनी और करनी में कितना अंतर होता है। तो इसलिए मैं ऐसा एग्जाम्पल आप लोग को देता हूँ ताकि चीजें समझ सके।
जरूरी नहीं हम आकलन जिसका आज ये लगा रहे हैं जिस संदर्भ में, उसका भविष्य भी वैसा ही होगा, उससे बेहतर हो सकता है। जब हमारे यहाँ कंप्यूटर आया था सभी लोगों ने विरोध किया, सभी जो प्रमुख दल थे वो विरोध कर रहे थे। जब राजीव गांधी इनको लेकर आ रहे थे कंप्यूटरकरण देश में, तो उनके द्वारा स्पष्ट तौर पर अन्य लोगों के द्वारा रोजगार आज से छीन रहे। तो क्या रोजगार इसने छीना? रोजगार के नए अवसर भी तो क्रिएट किए हैं ना। तो ये चीज हम आज कंप्यूटर के बिना रह सकते हैं, उसके विभिन्न गैजेट के बिना रह सकते हैं? नहीं। तो इसके बहुआयामी परिणाम ऐसे ही उभर कर सामने आए। चुनाव में भी यही चीज है। रिमोट इलेक्ट्रॉनिक जो वोटिंग मशीन है वो कहीं ना कहीं दूरगामी परिणाम को लेकर आएगी, जिससे बहुत सी चीजों को हम बाद में सॉल्व कर सकते हैं। तो उसको पहले तो समझिए, उसको आकलित कीजिए, कमेटी बनाइए, सभी कोर कमेटी बनाइए, सभी मेंबर अपना, जो अभी वर्तमान राजनीतिक पार्टियां हैं, जो केंद्रीय स्तर पर पार्टियां हैं, राष्ट्रीय पार्टियां प्लस अन्य जो क्षेत्रीय पार्टियां, उसका एक समिति आप लोग बनाइए। प्रत्येक दल से एक दो जो भी लोग हैं वो जाए। एक अलग से आप लोग, चुनाव आयोग बुलाता भी नहीं है तो अलग से आप एक कमेटी बना के इस पर विचार कीजिए। पर ऐसे उदारवादी विचारधारा देश में, हमारे देश में थोड़ी प्रचलित होगा। सभी तो अपने सत्ता का भूखा है, और क्या करेगा? सभी अपना रोटी सेकना चाहेगा। तो यहाँ पर समस्या यही है कि संस्थाएं सुधार तो करना चाहती है, पर उसके लिए कुछ चीजें आपको यहाँ पर सहयोग की स्थिति देखने को नहीं मिलती है। जब ये पार्टियां हारती है तो सीधा बोलेंगे कि ईवीएम मशीन को हैक कर लिया गया। वही पार्टी जब जीतती है तो बोलती है कि हम लोग धरातल स्तर पर बहुत बेहतर काम किए थे। इस प्रकार की दोहरी नीति, दोगली नीति ही इन प्रकार की समस्याओं को लेकर आती है। और ये किसी से छिपा नहीं है, सभी पार्टियां ऐसे करती है। ऐसा नहीं कि किसी एक खास पार्टी करती है, खास पार्टी के लिए किया जाता है, सभी पार्टियों के द्वारा किया जाता है। तो इस चीज को समझने की जरूरत है। और ये आंकड़ा आप लोगों को मैंने उस दिन भी बताया था, 2019 के संदर्भ में बातें की गई थी, जहाँ जो 30 करोड़ जो है लोग, ज्यादा मतदाता अपने मत का प्रयोग 2019 के जो आम सभा चुनाव हुआ था वहां पर नहीं हुआ। तो अब एक क्वेश्चन का उत्तर बोलिए कि वर्तमान में कौन सा लोकसभा का कार्यकाल चल रहा है? कौन सा लोकसभा कार्यकाल चल रहा है? और जो 24 में चुनाव होंगे वो कौन से लोकसभा कार्यकाल के लिए होगा? तो ये आप दो का उत्तर आप लोग दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे। नीचे आ जाएगा, तब तक लाइक शेयर सब्सक्राइब करना है। देखिए, चीन ने वाटर वार के खिलाफ रणनीति बनाने में जुटा है भारत। चीन देखिए, या कोई देश भी, जो मैंने आप लोग को बताया था एक बार, याद होगा कि हाल ही में लास्ट वीक में ही शायद वाटर पॉलिसी के संदर्भ में एक न्यूज एनालिसिस किया था, जहां पर बताया था कि जब हम उच्च क्षेत्र में जो लोग रहते हैं, देश जो है, नीचे वाले क्षेत्र में जो देश है, अगर वहां से कोई नदी आ रही है, जल प्रवाह आ रहा है, उसको या तो रोक सकता है, ब्रेक कर सकता है, या तो स्टोर करके क्या करेगा, किसी आपात स्थिति में क्या करेगा, उसको अचानक छोड़ देगा, जिससे इस क्षेत्र में अचानक बाढ़ आएगी और बहुत सी समस्याओं को क्रिएट करेगी। ऐसे ही उच्च बिंदु पर, ऐसे ही पॉजिटिव बिंदु पर आपको चीन है। जैसे आपको एक स्लाइड आपको भेजा गया होगा ग्रुप में, टेलीग्राम ग्रुप में, जहां पर भारत और चीन के आपको चीजें दी गई, मैप दिए गई, वहां पर देखिएगा ऐसे है, ठीक है ना, है ना, भारत ऐसे है, भारत कैसा है, यहाँ पर नेपाल, मेरे भाई जिस भाई साहब है, नेपाल यहाँ पर है। अब देखिएगा यहाँ पर चीजें देखिए, जो बातें बता रहा हूँ उसको समझिएगा। यहाँ पर भारत, चीन से बहुत से नदियां आती है ना, तो यहाँ भी चीन ब्रेक करा सकता है, इधर भी आता है, इधर भी आता है बहुत सी नदियां, इसका इन क्षेत्रों में भी बहुत सी नदियां जाता है, ऐसे होगा। तो भारत के क्षेत्र में जो नदियां आती, महत्वपूर्ण नदियां ब्रह्मपुत्र है, इधर से सिंधु नदी है, बहुत सी चीजें हैं। तो सोच के देखिएगा यहाँ पर ये चीज, और भी बहुत सी नदियां, छोटी बड़ी बहुत सी नदियां, पर जो महत्वपूर्ण नदियों के बारे में, अगर चीन यहाँ बॉर्डर पे एक बांध बनाता, बहुत बृहद बांध बनाता, जिस पर चर्चा यहाँ लास्ट में किया गया, देखिए लगभग 1.1 लाख करोड़ के लागत से ये चीजें उभर कर चीजें समझ में आएगा। भारत उसके संदर्भ में बना रहा है, यहाँ पर चीन उसके संदर्भ विपरीत भी चीजें वहां पर 22 से अधिक बांध यहाँ बनाया है। सोच के देखिए, अगर इसके स्टोर दो तरीके से काम करेंगे ना, जब हमारे यहाँ सूखा पड़ेगा या बांग्लादेश में सूखा पड़ेगा, क्या करेगा ये कि पानी को रोके रहेगा, उसके समान धारा को। वैसे भी चीन अंतर्राष्ट्रीय नियम को मानता है, नहीं जानते ही आप लोग हैं। तो अगर रोक लेगा तो भी भारत और बांग्लादेश के लिए समस्या क्रिएट कर देगा कि यहाँ सूखा पड़ा रहेगा। और बरसात के दिनों में जब अतिरिक्त बांध हो जाएगा, जैसे नेपाल में हमेशा कोसी के संदर्भ में देखने को मिलता है ना, कि नेपाल पर वैसा संसाधन नहीं है। बरसात के दिनों में जब अत्यधिक बारिश होती है तो क्या करता है नेपाल, क्या करता है कि वो बांध छोड़ देता है सोन नदी का, सॉरी आपको कोसी नदी का।
तो कोसी नदी में क्या होता है, अचानक बाढ़ आती है ना, तो इसी प्रक्रिया में यह भी कर सकता है। तो जब ब्रह्मपुत्र का कोसी के संदर्भ में विस्तृत क्षेत्र है ना, इसके जल धारण क्षमता ज्यादा है ब्रह्मपुत्र को, तो क्या करेगा, अरुणाचल प्रदेश से असम लेते हुए बांग्लादेश तक है ना बाढ़ को क्रिएट करेगा, गाद लाएगा। तो जिससे क्या होगा, इन संबंध में दो तीन प्रॉब्लम क्रिएट होंगे। क्या प्रॉब्लम होंगे, पर्यावरणीय समस्या उत्पन्न होगा एक, दूसरा मानव जनित जो भी संसाधन वो समाप्त होगा। उसके बाद हम जो उसके लिए खर्च करेंगे पैसे, अतिरिक्त धन आवंटित करना होगा, बोझ बढ़ेगा, जिसके संदर्भ में हम चीज़ों को और भी चीज़ें करनी पड़ेगी। जिसके संदर्भ में ये सोचिएगा कि यह इस प्रकार का तकनीक कोई देश अपनाता है जो वाटर को है ना एक रणनीतिक तौर पर यूज करता है, वो या तो अतिरेक के रूप में या कमी के रूप में, दोनों ही रूप में। तो यह क्या है, वाटर युद्ध कहलाएगा। तो समझिए, जैसे पाकिस्तान हमेशा क्या करता है, पाकिस्तान भारत के संदर्भ में बोलता है कि वो अपने जो भारत का क्षेत्र जो ऐसे है, ठीक ना, है ना, यहाँ से बहुत सी नदियां भारत की जाती है, पंचतत्व नदी जाती है। तो चलिए सिंधु, एक क्वेश्चन का उत्तर आप लोग बता दीजिएगा, सिंधु और उसकी सहायक नदियां कौन कौन सी है, और क्रम से बताइएगा कौन सी नदी किसमें जाके मिलती है। आपको यूपीएससी में यहाँ से प्रश्न पूछा है, इसलिए ध्यान रखिएगा। पाकिस्तान हमेशा यहाँ भारत के संदर्भ में क्या बोलता है, भारत ऐसी ही नीति अपना सकता है पाकिस्तान के संदर्भ में। पर भारत सिंधु समझौता है जिसके तहत एक जल धारा, समान जल धारा को बनाए रखना है, उसके साथ डिस्ट्रीब्यूशन किए हुए। पर चीन भारत के साथ कोई वृहद जल समझौता नहीं है, जिसके कारण हमारे लिए विकट समस्या उत्पन्न कर देता है चीन के संदर्भ में। पाकिस्तान के संदर्भ में कुछ चिंता के जो बिंदु है ना वो कम है, तो यहाँ ध्यान रखिएगा इसके वनस्पत में। इसलिए जब भी चीन के साथ वाटर वार की बात होगी, कहीं ना कहीं चीन हमेशा आगे रहेगा भारत से। इसी के एवज में क्या कर रहा है भारत, क्या कर रहा है, तो भारत अरुणाचल प्रदेश 1 लाख करोड़ की लागत से 11,000 मेगावाट का लगाएगा प्रोजेक्ट। इसके संदर्भ में बातें की जा रही है, वो कैसे होगा यहाँ पर देखिएगा। ब्रह्मपुत्र के मूल उद्गम जो यालुंग त्वांगसो नदी पर चीन 60,000 मेगावाट, सोच लीजिए, पूर्ण पन बिजली, भारत 11,000 मेगावाट बनाने का प्रयास कर रहा है, वहां पर यह 60,000 मेगावाट परियोजना लागत। सोच सकते कितना, इसकी लागत कितनी है, 1.6 लाख करोड़ है, और इसकी लागत कितनी हो, जब 6 गुना ज्यादा है, तो सोच सकते हैं तो उसके बड़े ढांचे होंगे। तो ये सब चीजें आपको समझनी होगी। वह इस बांध का इस्तेमाल भारत के खिलाफ वाटर वार के तौर पर कर सकता है। और आप लोग बार बार सुनते होंगे कि अगला तृतीय विश्व युद्ध क्या होगा, वाटर के संदर्भ में होगा। और वाटर के संदर्भ में बहुत सी चीजें हो सकती है, सूखा के संदर्भ में हो सकता है, जहाँ पर अफ्रीकन कंट्रियों में बहुत से सूखा है, जहाँ पानी की किल्लत है। तो जहाँ पर पानी संसाधन होगा अधिक, वहां पर क्या करना, इसके लिए युद्ध किया जाएगा। ये कॉन्सेप्ट आप लोग सुनते होंगे ना। पर यहाँ पर वो वार नहीं समझिएगा, वाटर वार का मतलब वो नहीं समझिएगा कि वहां पर पानी सूखे के अतिरिक्त जो कमी पड़ रही है उसके लिए युद्ध कोई देश किसी देश में करेगा। मान लीजिए भारत में पानी का संसाधन बहुत है, मान के चलिए, जो विश्व में अफ्रीकी कोई देश में नहीं है, अमेरिका में नहीं है, मान कर चलिए, या यूरोप में नहीं है, वो समाप्त हो चुका है। तो ये देश क्या करेंगे, इस पर ना कोई सेंक्शन लगाएंगे, किसी प्रकार का दबाव डालेंगे, या इस पर युद्ध करके इस संसाधन को प्राप्त करना चाहेंगे। तो इस प्रकार का युद्ध होगा ना, तो वो क्या कहलाएगा, वाटर युद्ध कहलाएगा। पर यहाँ पर वाटर वार के संदर्भ में समझना है कि जो संसाधन, जो जल है, उसको रोक लेना और उसको आपात स्थिति में छोड़ना, तो जिससे इसके निचले क्षेत्र में संसाधनों का ह्रास होगा, तो यह वाटर युद्ध इसके संदर्भ में कहलाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर यह चीज समझना है, चीजों को आगे बढ़ना है। अब सिर्फ न भारत की कृत्रिम बाढ़ ला सकता है, देखिए यहाँ पर बोला ना कृत्रिम बाढ़ लाएगा, अचानक छोड़ देगा तो बाढ़ ही आएगा ना, कृत्रिम बाढ़। और एक बरसात में बाढ़ आना वो अलग बात है, और एक बरसात में तो एक बाढ़ समान तौर पर बारिश अधिक होगी तो बाढ़ आएगा ही आएगा ना। तो जब इस बैरक में मान लीजिए ये आप पन बिजली परियोजना बना रहे हैं, यहाँ बहुत बड़ा स्टोर पानी का लगाए हुए, यहाँ पर अतिरिक्त हो गया, पानी बाहर फेंकने लगा, तो उसको रोक देगा। तो ये क्या होगा, यहाँ पर इन क्षेत्रों में और अतिरिक्त बाढ़ लाएगा, तो जिससे कृत्रिम बाढ़ के रूप में समस्या और भी बढ़ जाएगी। उसके बाद देखिए, पूर्वोत्तरी भारत में कृषि व्यवस्था तहस नहस कर सकता है। जो व्यवस्था है असम या उनके अरुणाचल प्रदेश जो क्षेत्र है, उनमें जो कृषि व्यवस्था उसको तहस नहस कर सकता है। ब्रह्मपुत्र की कुल लंबाई कितनी है, 28 किलोमीटर है, और 1700 हिस्सा तिब्बत में स्थित है। तो सोच के देखिए, इतने बड़े क्षेत्र में वो इस प्रकार के 22 से अधिक परियोजनाओं को संचालित कर रहा है। तो यही क्या है, वाटर वार के संदर्भ में परिभाषित किया जाता है।
और हाल ही में जो भारत और चीन के साथ रिश्ते सही नहीं है, तो ये सब और डिस्प्यूट के क्षेत्र को डेवलप कर देता है। तो याद रखना है, वाटर वार के संदर्भ में सब चीज़ों को कवर कर लेना है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे, नीचे आएंगे एक्टोरियल। देखिए एक्चुअली देखिए एक चीज़ और देखिएगा, G20 का सम्मेलन हुआ है, G20 के बहुत से सम्मेलन हो रहे हैं ना, उसी में T20 थिंक टैंक सम्मेलन बनी, जिसमें बात की जा रही है कि अब देशों का है ना खुशहाली और मूल्य आधारित जीवन पर दुनिया का जोर दिया जाए। जीडीपी सकल घरेलू उत्पाद पर हम लोग जो आकलन करते हैं ना, कोई राष्ट्र अमीर है, कोई राष्ट्र गरीब है, कोई अल्प विकसित राष्ट्र है, विकासशील राष्ट्र करते हैं ना, अमीर गरीब राष्ट्र, इस संदर्भ में उसको त्याग कर क्या करें, खुशहाल और मूल्य आधारित जीवन के आधार पर आकलन करने के बाद जोर देने का बात कर रहा है। तो ये चीजें समझने की जरूरत है और इसी पर बातें हुई हैं। और यह बहुत जरूरी भी है कि हम अर्थ के आधार पर देखिए, अर्थ वास्तविक सुख नहीं होता है, सुख के कारक को ला सकता है पर वास्तविक सुख नहीं हो सकता है। जैसे एक वैसा व्यक्ति जो जिसके पास पैसे नहीं है पर इतना पैसा जरूर जैसे वो अपना जीवन यापन कर सके पर अधिक खुशहाल है ना, बहुत से ऐसे व्यक्ति मिल जाएंगे। पर बहुत से ऐसे व्यक्ति जिनके पास अथाह पैसा है, जिसके पास पैसे रखने की जगह नहीं, पर वो बहुत से बीमारियों से ग्रसित है, जैसे डिप्रेशन से शिकार है, और भी चीज़ों से संबंधित बीमारियों से, डायबिटीज, इस प्रकार के बहुत से हार्ट कंट्रोल से बीमारी से वो ग्रसित है, पर वो जिंदगी उसका खुशहाल नहीं है। इसी संदर्भ में क्या हम उस व्यक्ति को यह माने कि वो सबसे अधिक खुशहाल व्यक्ति है, या उस व्यक्ति को जिसके पास कम आय है, आय के साधन कम है, पर इतना जरूर है कि वो अपने जो भी संसाधन है, जो भी उसकी जरूरत है उसको पूरा कर ले रहा है और एक खुशी पर जीवन यापन कर रहा है, उसको हम ज़्यादा खुशहाल मानेंगे। ये कॉन्सेप्ट जब तक नहीं आएगा तो जो भागदौड़ बड़ी जिंदगी है ना, उसको हम लोग कम नहीं कर सकेंगे। जब वर्तमान में 2023 में यह स्थिति है कि लोग इस पर इतने बीमारियां, इस प्रकार के चीज़ों से प्रभावित हो, तो आने वाले 100 साल 200 साल बाद समझिए कि स्थिति कहाँ जाएगी। हम अगर मौलिक रूप से कोई सुधार नहीं करेंगे तो हमारे आंतरिक रूप से व्यवस्थाएं ठीक नहीं होगी। इसलिए क्या कर रहा है कि खुशहाल और मूल्य आधारित जीवन पर बात करने की बात करें, जिसमें ध्यान रखिएगा 22 देशों को 94 प्रतिनिधि ने भाग लिया और यह मंथन तैयार भोपाल में घोषणा पत्र जारी किया गया। इसे याद रखिएगा, भोपाल घोषणा पत्र में क्या बोला गया, वन हेल्थ स्कीम आनी चाहिए, दूसरी प्रजातियों जैसे पशु पौधे पर्यावरण आदि के मानव के स्वस्थ संबंध रहे, उसके साथ हम ध्यान रखें, यही वन हेल्थ की अवधारणा के रूप में विकसित किया गया। G20 पारंपरिक उपचार फोरम बनाया जाए, जिसमें क्या कहा गया कि आप फोरम इंडोनेशिया इसके लिए वेलनेस फोरम बनाया था, इसी तरह से भारत फोरम में होगा। जैसे इंडोनेशिया में एक वेलनेस फोरम गठित किया गया जहां पर हम सभी लोगों को सुविधाएं देते हैं स्वास्थ्य संबंधी, वैसे ही भारत में ये चीजें डेवलप की जाएगी। उसके बाद विकासशील की श्रेणी में आए देशों की आर्थिक मदद की जाए, जैसे देश के अल्प विकसित देश LDC जिससे लो डेवलपमेंट कंट्री कहा जाता है, उसको विकासशील होने के अग्रसर है, वे वित्त जरूरतों से हम G20 देश पूरा करें और यही बड़ी उपलब्धि होगी। अर्थात यह कहा जा रहा है जो अल्प विकसित देश है ना, उसकी मदद G20 देश मिलकर करें ताकि हम उन सब चीज़ों को प्राप्त कर सके, इस भोपाल घोषणा पत्र में कहा गया है। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय वित्त संस्थाओं को ऋण जो है योजना पर पर्यावरण सम्मत हो, नैतिक हो। अर्थात हम जितना भी डेवलपमेंट प्रोग्राम दें उसके लिए सबसे प्रमुख क्या है, पर्यावरण के संदर्भ में चीज़ों को हम मॉडरेट करें, उसको मॉनिटर करें ताकि हम चीज़ों को आगे भविष्य उन्मुखी बनाया जा सके। ये सब चीज़ें बातें की गई, यहाँ तक क्लियर, यहाँ तक कोई डाउट, इसको याद रखना है, इसको आने वाले समय में आप लोग को पूछ सकता है। 1 सेकेंड होल्ड कीजिएगा ताकि मैं देखूँ क्लास स्टार्ट हो गया है। 1 सेकेंड, चलिए आगे बढ़ेंगे तो देखिए नीचे आइएगा एक्टोरियल में, इसको ही देख लीजिएगा एक बार। बस एशिया का सबसे पहले जमालपुर रेल कारखाने में एक और तमगा मिला। यह मालगाड़ी वैगन का निर्माण शुरू किया है, जैसे खुले वैगन का उपयोग रेलवे पटरी, प्लेट स्लीपर और ट्रांसपोर्ट वाहनों के लिए किएगा। सबसे बड़ा वाहन होगा तो आपको पीटी फैक्ट यहाँ से पूछ सकता है, तो कौन सा, जमालपुर, याद रखिएगा। तो जमालपुर कहाँ है आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ये सब बहुत छोटा छोटा प्रश्न है, ऐसा नहीं कि आप लोग ये सब चीज़ों में फंसे रहिएगा। बस याद रखना है पीटी फैक्ट के तौर पर, सबसे बड़ा वैगन जो अत्याधुनिक ट्रांसपोर्ट वैगन का निर्माण कहाँ किया जाएगा, बिहार के जमालपुर में किया जाएगा। ये सब प्रश्न जब आ जाए तो छूटना नहीं चाहिए, नहीं तो होता क्या ना, यही सब प्रश्न आपको ना एग्जाम से बाहर कर देता है।
तो चीजें छोटी पर मोटी बातें याद रखनी है। चलिए अब देखिए, नई क्रांति के मुहाने पर है दुनिया। इन बुक का नाम याद रखिएगा, प्रिंस ऑफ यूनिवर्सिटी प्रेस के एक किताब छपी है जिसमें नाम रखा गया, ध्यान रखिएगा, एक सेकंड कलर चेंज कर दो। आपको इसका नाम, यू आर नॉट एक्सपेरिमेंट टू अंडरस्टैंड दिस, बुक का नाम है, जिसको लिखा गया है कि टोरी बॉस के द्वारा लिखा गया। टोरी बॉस याद रखिएगा, टोरी बॉस के द्वारा लिखा गया। और उनमें यह भविष्य के कुछ भविष्य है ना निर्धारित किया गया, भविष्य का आकलन किया गया कि आने वाले समय में भविष्य हमारा क्या होगा। जिस प्रकार से हम लोग कंप्यूटर या उसके कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर आश्रित हो रहे हैं, जिस प्रकार से हम काम करते हैं, उनके संदर्भ में बातें की गई है। उसी को ध्यान में रख के कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI और मशीन लर्निंग जैसी तकनीकों प्रभाव आकलन जारी करता है। यह बताता है कि वर्ष 1975 के बाद से स्थितियां कितनी बदल गई है, अब वर्तमान में हम कैसे सोर्सेस पर डेवलप हो गए हैं, इन सब चीज़ों को लेकर ये सब आपको स्पष्ट करता है। उसी में माइक्रोसॉफ्ट चैट GPT का चर्चा करता है, जिसमें ओपन AI में 1000 करोड़ का डॉलर निवेश करने की बात करता है, जहां पर यह बातें बोला जाता है। देखिए, पहले हम लोग एक गैजेट के रूप में उपयोग करते थे, गैजेट के रूप में, उस प्रकार गैजेट जो हमारी न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके, जैसे कैलकुलेशन का या इस प्रकार का डाटा रखने के लिए हम कंप्यूटर का यूज करते थे। कुछ समय बाद आया, हम एनालिटिकल तरीके से इस गैजेट का उपयोग करने लगे, अर्थात हम आकलन करने के लिए इसका उपयोग करने लगे। मान लीजिए आकलन करने का मतलब क्या हो गया कि हम गणना कर रहे हैं भविष्य का भी, जैसे आप पूर्वानुमान करते हैं, जैसे अंतरिक्ष में पूर्वानुमान कराया जाता है, बहुत से जीसेट हम लोग छोड़ते हैं अंतरिक्ष में, जिससे मैं मौसम पूर्वानुमान करता है, गणितीय आकलन करता है, या तो फिर चीज़ों को देश में जो भी संसाधन उसका आकलन करता है। तो हम लोग आकलन के लिए सिस्टम भेजने लगे। आने वाले समय में देखें लर्निंग कृत्रिम व्यवस्था, आपको देखते हो एलेक्सा है या तो सिरी है, इस प्रकार के बहुत से मशीन लर्निंग प्रोग्राम आ गए, जो आप एक डिमांड करते हैं, आपके डिमांड के अनुसार वो चीज़ें आउटपुट आपको देती है। अगर मान लीजिए आप गाना सुनना चाहते हैं या किसी चीज़ के बारे में सर्च करना चाहते हैं, बस उसको बोलते हैं सिरी प्ले दी सॉन्ग माय फेवरेट सॉन्ग, तो आपका क्या फेवरेट सॉन्ग है उसको पता है। तो ये चीज़ें आने वाले समय में ये डेवलप हुआ कि हम लोग लर्निंग देने लगे, लर्न करवाने लगे कि आपको ऑर्डर के साथ। तो आने वाले समय में रोबोटिक आप देख रहे हो, रोबोटिक का नाम सुनते होंगे आप। रोबोटिक के बाद कृत्रिम बुद्धिमत्ता है, AI का नाम सुने, इंटेलिजेंस से जो AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात की गई है। ये क्या कॉन्सेप्ट है आप लोग को बताया गया था पहले भी। यह वृहद कॉन्सेप्ट लेकर आता है, जहां पर AI का मतलब होगा आर्टिफिशियल बुद्धिमत्ता, जिसके संदर्भ में हम वो काम करा सकते हैं जो एक समान मानव नहीं कर सकता है। अर्थात हम जैसे मेटा वर्ल्ड की ये बात करते हैं, मेटा वर्ल्ड में आप लोग देखते हैं ना, कोई चीज भी प्रोग्राम आप गेम खेल रहे हैं तो गेम में आप शामिल हैं, वैसे कॉन्सेप्ट को लेकर आया है। तो हम विजुअली वहां पर होंगे, पर हम शारीरिक तौर पर वहां पर नहीं है। मान लीजिए ऐसे एक ऐसा वर्ल्ड, आप लोग हॉलीवुड की मूवी में सब चीजें देखते होंगे, जैसे अवतार मूवी आप देख रहे होंगे। अभी अवतार मूवी आई है, फर्स्ट और सेकंड अवतार मूवी कितने लोगों ने देखा है। उस मूवी में यही विजुअलाइजेशन है, देख लीजिएगा कि हम कृत्रिम रूप से कहां पर है, एक व्यक्ति अपने शिप यार्ड पर रहता है, उसका व्यक्ति, और उसका एक डुप्लीकेट उस ओरिजिनल दुनिया में रहता है, जहां पर इस प्रकार की जनजातियां रहती है जो अपने अस्तित्व के लिए लड़ाई लड़ती है। तो अवतार मूवी में, हॉलीवुड की मूवी है अवतार, उसे देखिएगा, समझ में आएगा कि हम इस कृत्रिम बुद्धिमत्ता का प्रयोग कैसे करते हैं। यहीं से डेवलप होता है इस प्रकार की गतिविधियों का। तो यहाँ पर समझिएगा, यहीं पर बातें आके कहीं ना कहीं समस्या को गढ़ में ले लेता है कि हम आने वाले समय में, याद होगा एक रोबोट बनाया गया था जो क्या करता है, इस सेना को मदद करता। सेना को किस प्रकार से मदद करता है कि सुरक्षा करता आपको सरहद पर। तो किसी देश का नाम नहीं लिया जाएगा उस देश का, हालांकि वो बैन किया गया है, आपको जापान उसके क्षेत्र वाले देश कोई थे। उस जब ट्रायल किया ना, तो क्या किया, 24 सैनिकों को उसने मार दिया उस रोबोट ने। और एक रिपोर्ट आया था, याद रखिएगा, वो एक रिपोर्ट आया था, उसमें जो भी रोबोट बनाएगा सभी को उस कंपनी के क्या किया, उस कंपनी ने उस रोबोट को, सभी जो रोबोट से उसको निष्क्रिय कर दिया। जैसे आपको चिट्ठी मूवी बनी होगी, देखे होंगे चिट्ठी, आपको रजनीकांत की मूवी थी, देखे होंगे, कितने लोगों ने देखा रजनीकांत की मूवी।
वो जो चिट्ठी था जिसमें एक रोबोट था जो AI के कॉन्सेप्ट पर बनाया गया था, उसी प्रकार का ये कॉन्सेप्ट था यहाँ पर, उसी कॉन्सेप्ट से ये फिल्म मूवी बनी थी। तो उसमें सभी को निष्क्रिय कर दिया, उसमें से एक कहीं ना कहीं बच गया था। तो क्या हुआ, वो है ना हमारे जो उपग्रह भेजे जाते हैं उससे रिसोर्स डेवलप करके, रिसोर्स कनेक्ट करके अपने आप को वृहत बना रहा था, और इस पर खुले मंच पर इसकी स्वीकार्यता दी गई थी, ऐसा काम वो कर रहा है। तो सोच के देखिए, हम कितना भी रोबोटिक या इस प्रकार की दुनिया AI बना लेंगे। और एक एलन मस्क का आपको है ना कॉन्सेप्ट याद रखना, एलन मस्क ने एक बात बोली है AI के संदर्भ में, हम भविष्य के लिए मौत तैयार कर रहे हैं। उनका एक लाइन है, याद रखिएगा, वो आम व्यक्ति नहीं है, वो टेक्नोलॉजी में वो व्यक्ति है जिसे कोई नहीं समझता, उससे वो समझ लेता है। वो जो हाइपर लूप का कॉन्सेप्ट है, वो आने वाले 10 साल पहले, वो ये चीज़ें 20 साल पहले ये हाइपर लूप का कॉन्सेप्ट दिया, जहाँ पर अभी परीक्षण हो रहा है। तो भविष्य में ऐसा कॉन्सेप्ट इसे अगर वर्तमान में ऐसा दिया है, जो भविष्य में AI भारत विश्व के लिए मौत का एक ग्रह होगा, एक कॉन्सेप्ट होगा, इसको अगर बोल रहा है, इसके सोचने समझने की बात होगी। हम अंधाधुंध के तौर पर चीज़ों को डेवलप नहीं कर सकते। इसी में इनका भी एक रिपोर्ट जो आया, इससे समझिएगा टोरी बॉस को। यही कहने का मतलब यह है कि हम एक ऐसे नई क्रांति के दौर पर गुजरे हैं, जहां पर हम चीज़ों को सही तरीके से नहीं डेवलप करते हैं। तो थर्ड एक दुनिया बनेगी जहां पर मशीन लर्निंग हम पर हावी हो जाएगी। जैसे हम है ना हावी होते हैं ना अन्य लोगों पर, मनुष्य हावी होता है अन्य लोगों पर, वैसे ही आपको क्या कहें, मशीन लर्निंग हावी होने वाली है समय। तो ये सब चीज़ें आपको समझनी होगी और समझानी होगी। चलिए, वेरी गुड। चलिए, वन जीव बनाने के सार्थक कोशिश किए जा रहे हैं, बहुत से अधिनियम पास किए गए, इसके बारे में पहले भी चर्चा किया हो आपको, जब लाइव क्लासेस चल रहे थे उसमें आपको ये चीज़ें मैंने अनुसूची 1 2 3 4 6 सभी के बारे में चर्चा किया था। तो ये सब चीज़ें आप लोग देख लीजिएगा, सभी चर्चा उसी के बारे में थीम बताया गया है, बस विशेष तौर पर इसे याद रखना है। आपको संशोधन अधिनियम 2022 लाया गया, उसमें कुछ बातें की गई, मैंने उस दिन चर्चा कर दिया हूँ। बस आप लोग को रिजल्ट, आपको चीज़ों को कलेक्ट कर लेना है, ठीक है ना। उससे ज़्यादा कुछ नहीं करना। प्रीवियस ईयर वीडियो देखिए, PDF आपको डाउनलोड किया गया होगा, आपको दैनिक जागरण न्यूज एनालिसिस के जो पैकेज बना हो उसमें, तो जो लोग देखना चाहते हैं जाके वहाँ से देख सकते हैं। अब नीचे आ जाइएगा, देखिए भारत, एक PT फैक्ट आप लोग को याद रखना, ब्राजील, जर्मनी और नीदरलैंड बने भारत के प्रमुख निर्यातक बाजार, इसे याद रखिएगा। पहले देश पर अमेरिका, जहां से हम सबसे ज्यादा निर्यात करते हैं उस देश को, उसके बाद UAE है, नीदरलैंड है, चीन है, बांग्लादेश है। आंकड़े 21 अप्रैल दिसंबर 2022 के दौरान अरब डॉलर में दिए गए हैं। तो याद रखिएगा 59.57 अर्थात 60 अरब डॉलर का व्यापार हम अमेरिका के साथ करते हैं, सबसे ज्यादा निर्यात हम उस देश को करते हैं, अर्थात अपना सामान उसे भेजते हैं। इसी तरह याद रखिएगा, तो आपको प्रश्न यहाँ पूछा जा सकता है, तो आप इन सब चीज़ों को याद रखिएगा PT फैक्ट के रूप में। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा निर्यात किस देश के साथ बढ़ोतरी हो, इसे याद रखना है, ठीक ना। हाल 2022 की अगर बात की जाए, अप्रैल और दिसंबर के दौर में सबसे ज़्यादा बढ़ोतरी व्यापार में हुआ, निर्यात हम लोग किए हैं, आयात किए हैं सबसे ज़्यादा। तो आयात में सबसे ज़्यादा बढ़ोतरी रूस के साथ हुई, अर्थात कच्चे माल हम लोग वहाँ से, कच्चे माल कहने का मतलब पेट्रोलियम वहाँ से हम लोग खरीदे हैं ना, तो वहाँ पर लगभग 400% के आसपास हम लोग क्या आयात में वृद्धि हुई है। पर निर्यात में सबसे ज़्यादा वृद्धि नीदरलैंड के संदर्भ में देखने को मिलता है, जहाँ पर 68.86% की वृद्धि दर्ज की जाती है। तो आप लोग याद रखिएगा, देश में कौन है, निर्यात हम लोग सबसे ज्यादा कहाँ करते हैं, अमेरिका में, UAE में, नीदरलैंड में, चीन में, बांग्लादेश में। सबसे अधिक वृद्धि निर्यात कहाँ हुई है, नीदरलैंड में 68%। आयात सबसे ज्यादा हम लोग कहाँ से करते हैं, रूस से। कितना प्रतिशत वृद्धि से नहीं करते, प्रतिशत वृद्धि हुई है, कितना प्रतिशत वृद्धि है, सब सर्वाधिक लगभग 400% की वृद्धि। अब एक प्रश्न का उत्तर दीजिएगा, सर्वाधिक 5 आयातक बाजार हमारे कौन है, अर्थात जिस देश से हम सबसे ज्यादा आयात करते हैं उस देश की सूची बताइएगा, श्रेणी बताइएगा, 5 का नाम कम से कम। चलिए, अब यहीं तक था दैनिक जागरण न्यूज एनालिसिस आज का। फिर कल हम लोग मिलेंगे एक नए न्यूज एनालिसिस के साथ। उम्मीद करता हूँ जो भी चीजें बताई जा रही है उसका लाभ आप लोग को मिल रहा होगा। कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट कीजिएगा, जो भी सुझाव है, जो भी आप लोग फील करते हैं, क्या आप लोग इससे लाभ मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, ये भी कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। प्रश्नों का उत्तर दीजिए, ऐप जरूर डाउनलोड कीजिएगा, युक्ति है इसका ऐप,
गूगल प्ले स्टोर और एप्पल स्टोर दोनों जगह अवेलेबल है, तो आप लोग इसे डाउनलोड करके इसका लाभ ले सकते हैं, टेस्ट सीरीज में शामिल हो सकते हैं और सभी जो सुविधाएं दी जा रही है उसका लाभ ले सकते हैं। धन्यवाद, जय हिंद।